बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोलॉजी के इस लेक्चर में हम एडिमा और एफ्यूजन को बेटा डिस्कस करेंगे। अच्छा, एडिमा और एफ्यूजन हम पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो पढ़ चुके हैं। एडिमा तो खास तौर पे हम पढ़ चुके हैं एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, क्योंकि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एडिमा, उसके साथ साथ ट्रांसुडेट, एक्सुडेट वगैरह ये चीज़ें हम बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा हम दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। एडिमा जो है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड करता हूँ कि एडिमा होता क्या है। ठीक है, एडिमा जो है बेटा ये होता है कि जब जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का वो ब्लड वेसल से बाहर निकल आएगा और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है ना, जब लिक्विड पोर्शन ब्लड का ब्लड वेसल से बाहर निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, तो उस इंटरस्टिशियल स्पेस में वो लिक्विड जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि उस एरिया के अंदर पानी भर जाएगा, उस टिश्यू के अंदर पानी भर जाएगा। इसको हम एडिमा बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर यही पानी या यही लिक्विड अगर कैविटीज़ के अंदर जमा हो जाए, इसको फिर हम एफ्यूजन बोलेंगे। ठीक हो गया। अब वो लिक्विड जो है वो दो तरह का हो सकता है, वो ट्रांसुडेट भी हो सकता है, वो एक्सुडेट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि काज ऑफ एडिमा क्या है। काज ऑफ एडिमा के अकॉर्डिंगली ही जो लिक्विड है वो ट्रांसुडेट होगा या फिर एक्सुडेट होगा। एडिमा किस वजह से होगा? देखिए, एडिमा जो है वो लिक्विड के ब्लड वेसल से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाने की वजह से बनता है। अब ये लिक्विड जो है ये प्रोटीन पुअर, जिसको हम ट्रांसुडेट बोलते हैं, ये भी हो सकता है। क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक्सुडेट प्रोटीन रिच, ये भी हो सकता है। क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। So if the net rate of fluid movement exceeds the rate of lymphatic drainage, ये बात बढ़िया है। अगर जो फ्लूइड की मूवमेंट है ब्लड वेसल से बाहर वो बढ़ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज से, तो इसके नतीजे में जो फ्लूइड है वो टिश्यूज़ के अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर सिरोजल सरफेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और वो जो फ्लूइड है वो एडजेसेंट बॉडी कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फिर इस कंडीशन को हम इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है जी, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इफ्यूजन बोल देंगे। ठीक है जी। सो एडिमा is the result of movement of liquid from the vasculature into the interstitial space. Fluid may be protein poor, transudate, or protein rich, exudate. If the net rate of fluid movement exceeds the rate of lymphatic drainage, fluid accumulates within the blood tissues. The result is edema. If the serosal surface is involved, fluid may be within the adjacent body cavity, so it is called the effusion. अब ज़रा बेटा इसके मैकेनिज्म को ज़रा समझें।
ये होता क्या है, ये है आर्टरी, ये है वेन। अब आर्टरी में आपको पता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड आर्टरी में आता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आर्टरियोल्स में उससे कम, और कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर होता है। कैपिलरीज की दीवारें जो हैं वो बहुत पतली होती हैं, और इस तरह से जो लिक्विड है वो आर्टरीज से बाहर नहीं निकल सकता, ना ही आर्टरियोल से निकल सकता है। वो कहाँ से निकल सकता है, वो निकल सकता है कैपिलरी लेवल से, यहाँ से वो लिक्विड बाहर निकल सकता है। अब वो लिक्विड बाहर क्यों निकलता है आर्टरी से या कैपिलरी से, होता ये है कि जो आर्टरीज हैं इनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है, और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। अब कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होगा, वो सॉल्यूट की वजह से होगा। सॉल्यूट में क्या आ जाएंगे, ब्लड सेल्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, एल्ब्यूमिन वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड की वजह से होता है, वाटरी पोर्शन। यहाँ पर बेटा एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टीरियल एंड पे बहुत ज़्यादा होता है, देखिए 31 है। दूसरा ये होगा कि यहाँ पे कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कम होगा, 20 है। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आर्टीरियल एंड से कैपिलरी लेवल पे जो लिक्विड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब हम वेन्यूल्स और वेन्स की बात करते हैं तो यही लिक्विड फिर दोबारा वेन्स के अंदर यहाँ से दाखिल भी हो जाता है, तकरीबन 90%। भाई अब दाखिल क्यों होता है, अगर बाहर निकलता है तो दाखिल बेटा इसलिए होता है कि यहाँ पर ये देखें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो फ्लूइड को बाहर निकाल रहा था वो कम हो जाएगा, और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो उस फ्लूइड को अंदर की जानब बुला रहा था वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम और कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो लिक्विड है ये वापस अंदर चला जाता है, लेकिन उसमें से 10% लिक्विड अभी भी बाहर ही रह जाएगा, 90% वापस चला जाएगा। वो 10% फिर दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरह से जाता है, वो जाता है लिम्फेटिक्स के ज़रिए, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए। आपको पता है कि जिस तरह ब्लड सिस्टम है इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी आपकी बॉडी में होता है। अब अगर लिम्फेटिक सिस्टम इस लिक्विड को 10% को जो यहाँ से बाकी पीछे रह गया था उसको वापस अगर वेन्स में नहीं भेज रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लिक्विड फिर इधर ही इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा रह जाएगा और वही एडिमा काज करवाएगा या फिर एफ्यूजन काज करवाएगा। ओके होगी बात। तो अब देखें फार्मेशन ऑफ एडिमा की बहुत ज़्यादा काजेज़ हो सकती हैं। इसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, डिक्रीज्ड कॉलर्ड ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है ना, डिक्रीज्ड जो है वो वाटर इनटेक बाय द वेन्स, और उसके बाद डिक्रीज्ड लिम्फेटिक्स या फिर ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सारी की सारी काजेज़ हो सकती हैं एडिमा। अच्छा, एडिमेटिक जो फुट होगा जिसमें एडिमा हुआ होगा वो आपको इस तरह से, अच्छा आपने देखा होगा अक्सर आप यहाँ से लाहौर या किसी दूर दराज एरिया में ज़्यादा देर टांगे नीचे लटका के बैठे तो आपके पाँव पे इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एडिमा ही होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटी भी एडिमा के काजेज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, तो इस तरह से वो लिक्विड ग्रेविटी की वजह से भी बाहर आ जाता है। अब देखिए डिसऑर्डर्स दैट काजेज द कार्डियोवैस्कुलर, renal या hepatic functions, disorder that causes the cardiovascular, renal or hepatic functions are often marked by the accumulation of the liquid into the tissue, edema या body cavities, effusions। so वो disorders जिनकी वजह कार्डियोवैस्कुलर या रीनल या हेपेटिक फंक्शंस होंगे उनमें एक्यूमुलेशन हो जाती है लिक्विड की, फ्लूइड की, किसके अंदर, बॉडी के अंदर या फिर कैविटीज़ के अंदर, जिसको हम एफ्यूजन कहते हैं। नॉर्मली क्या होगा कि टेंडेंसी वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ये होती है कि
वो पुश करता है वाटर और साल्ट को आउट ऑफ द कैपिलरीज, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तकरीबन ये बैलेंस हो जाता है उस टेंडेंसी से जो कि कॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर की है, जो कि वाटर को दोबारा पुल करता है और साल्ट को दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर पुल करता है, जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन देयर इज़ यूजुअली स्मॉल नेट मूवमेंट ऑफ द लिक्विड इनटू द इंटरस्टिशियम, लेकिन कुछ जो है वो फ्लूइड की मूवमेंट होगी इंटरस्टिशियम में, ये ड्रेन हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए और अल्टीमेटली जो है ये रिटर्न हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में थोरेसिक डक्ट के ज़रिए, कीपिंग द टिश्यू ड्राई, जिससे टिश्यू जो है वो आपका ड्राई रहता है, ठीक है। सो ये यूजुअली नेट मूवमेंट जो है लिक्विड की इंटरस्टिशियम में होती है, ये ड्रेन कर जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में और अल्टीमेटली रिटर्न हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और थोरेसिक डक्ट के ज़रिए। अच्छा, अगर एलिवेटेड होगा ब्लड प्रेशर, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये या फिर अगर एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा या फिर कॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से ये बैलेंस है ये आउट हो जाएगा। इसकी वजह से बैलेंस आउट होने से जो लिक्विड है वो ब्लड वेसल्स को छोड़ देगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। अगर नेट रेट फ्लूइड की मूवमेंट की जो बाहर की तरफ जाता है वो बढ़ जाती है, उस मिकदार से फ्लूइड की जो बाहर निकलता है तो फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। सो टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, और अगर ये सरोजल सरफेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये लिक्विड जो है ये एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी कैविटीज़ के अंदर, जिसको हम एफ्यूजन्स बोलते हैं। तो टिश्यूज़ के अंदर जो है ये एडिमा और सरोजल सरफेस अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर इसी को हम एफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो और एक्टिवेशन ऑफ द रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, एक्टिवेशन ऑफ रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम से क्या होगा, ये वाटर और सोडियम रिटेंशन होगी और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। या फिर मेल न्यूट्रिशन अगर होती है उसकी वजह से प्लाज्मा एल्बुमिन प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अगर हम इनटेक नहीं ले रहे खुराक में एल्बुमिन का, या हेपेटिक सिंथेसिस नहीं हो रही, या किडनी की ऐसी बीमारी है कि सारी की सारी एल्बुमिन यूरिन के थ्रू खारिज हो रही है, तो सारी बात है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एल्बुमिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो अब इस एल्बुमिन की कम कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा, लेकिन कॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से वो वापस नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम कि एडिमा वो इन्फ्लेमेटरी होगा या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी होगा। अब देखें, जो इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड एडिमा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि हमने इन्फ्लेमेशन में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। देखिए बेटा, अगर तो एडिमा होगा इन्फ्लेमेटरी तो वो एक्सुडेट होगा, अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी होगा तो फिर वो ट्रांसुडेट होगा। इन्फ्लेमेटरी में देखिए, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना, इंक्रीज्ड जो है वो मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हो जाती है। So these protein which exudate accumulates due to the increases in the vascular permeability। सारी बात है, जब vascular permeability हो जाएगी तो blood vessels के जो कैपिलरी लेवल पे जो
डायमीटर है वो भी बढ़ जाएगा और सेल्स के दरमियान में स्पेस भी बढ़ जाएगी, तो सारे के सारे लिक्विड और प्रोटीन बाहर निकल आएगी। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। काजेज द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स लोकलाइज टू वन और फ्यू टिश्यूज। बट इन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा कि जैसे कि सेप्सिस है, तो इसमें ये एंडोथीलियल सेल भी की इंजरी भी शामिल हो सकती है। मकसद कहने का यह है कि इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड एडीमा जिसमें प्रोटीन रिच होगा, जिसको हम एक्सुडेट बोलेंगे, वो दो वजह से हो सकता है। एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है जिसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, या फिर एंडोथीलियल इंजरी की वजह से भी हो सकती है। दूसरा है बेटे नॉन इन्फ्लेमेटरी या एडीमा या फिर एफ्लूवियन उसको बोलते हैं। सो ये एक कॉमन होता है बहुत ज़्यादा डिजीज़ में। इसमें हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, रीनल डिजीज़ है, सीवियर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा में ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर है, लीवर इन्फ्लेमेशन है या लीवर फेलियर है। लीवर फेलियर से क्या होगा? लीवर एल्बुमिन नहीं बनाएगा, एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम होने से जो कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम होगा, तो सारी बात है लिक्विड बाहर आ जाएगा। रीनल डिजीज़ में भी यही होगा, रीनल एंजियोटेंसिस सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, वाटर रिटेंशन होगी, वाटर एक्सक्रीशन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा। इसी तरह न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में भी अगर हम एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं अपने फूड के अंदर, तो एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम होने से जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपके ब्लड वेसल्स को छोड़ कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो एडीमा की होती है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Increase in the hydrostatic pressure are mainly caused by the disorders that impair the venous system. ये ऐसे disorders की वजह से होता है जो कि venous system को impair करते हैं। अगर ये impairment localized है, अगर lower extremities में है, जो कि टांगों में है, तो ये edema जो है वो confined हो जाएगा affected part से। कंडीशंस जो कि सिस्टेमिक इंक्रीज वेनस प्रेशर में लेके जाती हैं वो हैं बेटा कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल एसोसिएटेड विद मोर वाइड स्प्रेड एडीमा। इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर आ जाएगा। इसके बाद बेटा है रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक तो रीजन ये थी इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, दूसरा क्या है? रिड्यूस्ड प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से उस लिक्विड ने बाहर निकलना है और एडीमा काज करवाना है, जबकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वही लिक्विड वापस आ जाएगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? रिड्यूस्ड है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस क्या होगा? एल्बुमिन जो है वो काउंट करती है हाफ ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की, मतलब कि जितनी प्लाज्मा प्रोटीन है उनमें से आधी एल्बुमिन होगी। अगर ये फ्लो करती है ऐसी कंडीशंस में जो कि इनएडिक्वेट सिंथेसिस करवा देती हैं, इंक्रीज्ड लॉस करवा देती हैं एल्बुमिन का सर्कुलेशन से, तो ऐसी कंडीशंस हैं, ये कॉमन है और ये रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर का बायस बनेगी। इसके साथ साथ रिड्यूस्ड एल्बुमिन सिंथेसिस हो जाएगी जो कि सीवियर लिवर डिजीज़ में होगी, जिसमें एंड स्टेज सिरोसिस आ जाएगा, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन आ जाएगी। इम्पॉर्टेंट वजह एल्बुमिन लॉस की नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें किडनी ख़राब हो जाएगी और प्रोटीन एल्बुमिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया की वजह से प्रोटीन सारी की सारी एक्सक्रीट हो जाएगी, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम, रिजल्टेंट क्या होगा? कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कम, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से जिस लिक्विड ने वापस जाना था ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स, वो नहीं जाएगा। तो रिड्यूस्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, रीनल हाइपोपरफ्यूजन और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये है इसकी वजह। इसके साथ ही बेटा
देखें यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल परमिएबिलिटी है कैपिलरी की। इसमें देखें जो इंटरस्टिशियल गैप है वो बहुत कम है, तो इसलिए लिक्विड बहुत मुश्किल से बाहर आ सकता है और ब्लड सेल्स भी यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अगर परमिएबिलिटी कैपिलरी की ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लेमेशन में, तो इसके नतीजे में क्या होगा, फिर ब्लड सेल्स के दरम्यान में जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो स्पेस ज़्यादा होने से सारे का सारा जो लिक्विड है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी और ब्लड सेल्स ये बाहर आ जाएंगे और फिर एडिमा काज करवा देंगे। तो अब है सोडियम और वाटर रिटेंशन। सोडियम और वाटर रिटेंशन देखें, इंक्रीज्ड साल्ट रिटेंशन विद ऑब्लिगेट रिटेंशन ऑफ एसोसिएटेड वाटर causes both increased hydrostatic pressure due to the intravascular fluid volume expansion and diminished vascular colloid osmotic pressure due to dilution। अब अगर साल्ट रिटेंशन होगी, मतलब कि साल्ट एक्सक्रीट नहीं होगा, उसके साथ ही वाटर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा और इसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वॉल्यूम वो भी ज़्यादा हो जाएगा और वेस्कुलर कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा डाइल्यूशन की वजह से। साल्ट रिटेंशन अगर होती है जब रीनल फंक्शन जो है वो कम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि प्राइमरी किडनी डिसऑर्डर में या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में या फिर डिक्रीज रीनल परफ्यूजन में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखें तो इसमें हाइपोप्रोटीनीमिया है, इसमें एक्टिवेशन हो जाएगी रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस की। अगर हार्ट फेलियर हो जाएगा या कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है या फ्लूइड रिटेन रहता है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये एडिमा और फ्लूइड कॉज करेगा। ये भी एक रीज़न है। फिर आ जाती है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि एक तो था कि इंक्रीज्ड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन और तीसरा है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए ट्रामा, फाइब्रोसिस, इन्वेसिव ट्यूमर्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन डिस्टर्ब द lymphatic vessels and impair the clearance of the interstitial fluid resulting in the lymphedema in the affected part of the body। For example parasitic filariasis है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है, उसके नतीजे में लिम्फेटिक चैनल जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि जो 10% वॉल्यूम जो वापस जाना था इंटरस्टिशियल स्पेस पे ब्लड वेसल्स के अंदर वो नहीं जाएगा, तो फिर एडिमा हो जाएगा। इसके नतीजे में क्या होता है, एडिमा ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लोअर लिम्स आर दैट इज सो मैसिव एज टू अर्न द एपिलेशन एलिफेंटियासिस। इसमें टांगें बहुत मोटी हो जाती हैं जिस तरह हाथी की होती है, तो उसके एलिफेंटियासिस बोलते हैं। स्वेयर एडिमा हो जाएगा अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, जो कि कॉम्प्लिकेट करता है सर्जिकल रिमूवल में, मतलब कि अगर सर्जिकल रिमूवल हुआ किसी चीज़ का तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई या फिर इरेडिएशंस आ गई ब्रेस्ट की या फिर ब्रेस्ट से एसोसिएटेड एक्सिलरी लिम्फ नोड की, उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ब्लड कैंसर है। इसके अलावा मार्फोलॉजी है, जो एडिमा है ये इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं हम ग्रॉसली भी, माइक्रोस्कोपिकली भी, और इसको अप्रिशिएट किया जाता है एज क्लियरिंग एंड सेपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सबटल सेल स्वेलिंग। सबक्यूटेनियस एडिमा देखें, सबक्यूटेनियस एडिमा जो है ये डिफ्यूज़ कर सकता है मोर कॉन्स्पिशियस रीजन्स के अंदर जिनमें हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इंड्यूस होगी ग्रेविटी की वजह से, जैसा कि ये लेग्स में ज़्यादा होता है जब हम बहुत ज़्यादा खड़े रहेंगे देर, या फिर सैक्रम में होगा जब हम रिकम्बेंट होंगे, या फिर ये एक फ़ीचर है जिसको हम डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। अच्छा, इसमें फिर पिटिंग एडिमा है। पिटिंग एडिमा क्या होगा कि अगर किसी जगह पे एडिमा हुआ है और हम वहाँ पे थोड़ी देर उंगली से प्रेशर देते हैं और उंगली से प्रेशर देने के बाद जहाँ पर उंगली से प्रेशर दिया वहाँ पर अगर डिप्रेशन बन जाता है
तो उसको हम कहते हैं पिक्टिंग एडिमा। अगर डिप्रेशन नहीं बनता तो ये नॉन पिक्टिंग एडिमा वगैरह। एडिमा जो कि रीनल डिस्फंक्शन की वजह से होता है, वो इनिशियली जो है वो पार्ट होगा बॉडी का जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, जैसा कि आईलेट्स या पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग है स्पेयर रीनल डिजीज़ की। या फिर पल्मोनरी एडिमा आ जाएगा इसमें, जिसमें लंग्स जो हैं वो 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं नॉर्मल वेट से। सेक्शनिंग अगर उनकी की जाए तो इसमें फ्रोथी ब्लड, टिंगर्ड फ्लूडा मिक्सचर होगा एयर का, और एडिमा होगा एक्स्ट्रावेजेटेड रेड सेल्स का। ब्रेन एडिमा देखें, ब्रेन एडिमा जो है वो लोकलाइज्ड है और जनरलाइज है, डिपेंड करता है नेचर और एक्सटेंट को, पैथोलॉजिकल प्रोसेस की और इंजरी की। स्वेलिंग ब्रेन के अंदर जो है वो नैरोड सल्काई में या डिस्टेंडेड डायरेम में जो है वो एक्सप्रेस करती है अनयील्डिंग स्कल को। पैथोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ एडिमा देखिए, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक एडिमा जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में होगा, एसाइटिस या लिवर सिरोसिस में, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में, थ्रोम्बोसिस में, एक्सटर्नल प्रेशर में, लोअर एक्सट्रीमिटी इनएक्टिविटी में या प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी। इसके बाद आर्टियोलर डायलेशन है जिसमें हार्ट आ जाएगा, सॉरी हीट आ जाएगी, न्यूरो ह्यूमरल डिसरेगुलेशन है, रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक या हाइपोप्रोटीनीमिया आ जाएगा जिसमें प्रोटीन लूजिंग या ग्लोमेरुलोपैथीज आ जाएंगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लिवर सिरोसिस है, एसाइटिस या मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन लूजिंग रेस्ट्रिक्टिव। इसके अलावा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी नियोप्लास्टिक, पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट रेडिएशन आ जाएगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक, पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट रेडिएशन। सोडियम रिटेंशन में एक्सेसिव साल्ट इनटेक, ठीक है ना, एक्सेसिव साल्ट इनटेक और रीनल insufficiency, increased vascular reabsorption of sodium, और इसके साथ साथ रीनल हाइपरपरफ्यूजन, इंक्रीज रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम सेक्रीशन, इन्फ्लेमेशन में एक्यूट क्रोनिक और एंजियोजेनेसिस आ जाएगा। अब है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर जो है एडिमा के वो अनोइंग हैं, रैपिडली फैटल हैं। सबक्यूटेनियस एडिमा जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिग्नल देता है पोटेंशियल कार्डिक या रीनल डिजीज़ को, ताहम सिग्निफिकेंट है, ये इम्पेयर कर सकता है वॉन हीलिंग के साथ या फिर इन्फेक्शंस के साथ। पल्मोनरी एडिमा जो है ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये लोअर वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ जुड़ा हुआ है, रीनल फेलियर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह। इसके अलावा अगर ब्लड फ्लूइड जो है वो कलेक्ट नहीं होता एल्वेलर सेप्टा से कैपिलरीज के, तो ये ऑक्सीजन को कम कर देगा, डिफ्यूजन को, और एडिमा जो है इसमें एल्वेलर स्पेस में एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा बैक्टीरिया के लिए और वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। पल्मोनरी डिफ्यूजन देखें, ऑफन ये एडिमा जो है लंग्स के अंदर या फिर गैशियस एक्सचेंज जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अंडरलाइंग पल्मोनरी पेरिन्काइमा को। पेरिटोनियल एफ्यूजन देखें या एसाइटिस में जो है ये रिजल्ट होता है मोस्ट कॉमनली पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या फिर सीडलिंग बाय बैक्टीरिया लीडिंग टू द सीरियस एंड समटाइम्स फैटल इन्फेक्शंस। ब्रेन एडिमा जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर स्वेयर होगा ब्रेन सब्सटेंसेस में यह हर्निएट कर सकता है फोरामेन मैग्नम में, और ब्रेन स्टेम या वेस्कुलर सप्लाई को कंप्रेस कर सकता है। इसके साथ बेटा आज का आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ है। इसमें हमने एडिमा पढ़ा है, बहुत ही जो है ये एक सादा और बहुत इजी सा टॉपिक था जिसमें
जो लिक्विड है वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो उसका एडिमा कहेंगे। अगर कैविटीज़ में आ जाएगा तो फिर उसको एफिड्यूमिस कहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।